झारखंड, जिसे हम खनिज संपदा और जंगलों के लिए जानते हैं, आज वहां अपराध की एक ऐसी खौफनाक नई इबारत लिखी जा रही है जो सीधे 90 के दशक वाले अंडरवर्ल्ड की याद दिलाती है। वही दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील वाला स्टाइल और पैटर्न, लेकिन इस बार किरदार झारखंड के हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि झारखंड के किसी छोटे से गांव का निकला हुआ लड़का कुख्यात गैंगस्टर बन 7 समुंदर पार बैठकर अरबपतियों को धमका सकता है, विदेश में बैठकर यहाँ के लोगों की जान ले सकता है, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर आपराधिक मंसूबे से देश और खासकर झारखंड में हथियार और ड्रग्स इंपोर्ट कर सकता है। प्रथम दृष्टि से देखें तो ये सब लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आज की तारीख में ये सब वाकई में हो रहा है। इन अपराधों और पैंतरों के पीछे झारखंड के चर्चित अपराधी और उनके गुर्गे हैं जो इन मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल के आपराधिक घटनाक्रम, पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सब कुछ वास्तव में हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे इंटरनेशनल सिंडिकेट, जिसकी शुरुआत कहां से हुई, उसके तरीकों की, अपराध के लिए इस्तेमाल की जा रहे नए टेक्नोलॉजी, उसके तरीके, हथियारों और नए मॉड्यूल की, और साथ ही कुख्यात गैंगस्टर के अलावा राज्य में पनप रहे नए अपराधी और गैंग्स की। सबसे पहले अगर नए टेक्नोलॉजी की बात करें तो झारखंड में इसकी नींव पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साव ने रखी थी, जिसके बाद झारखंड में अपराध जगत को एक नई राह मिली। और अब हाल ये है कि इस राह पर झारखंड से आधे दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधी चल पड़े हैं। अब गैंगस्टर जेल से नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार अजरबैजान, दुबई, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों से झारखंड के बड़े कारोबारियों, अरबपतियों और करोड़पतियों को मौत का जो है फरमान सुना रहे हैं या संगठित अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 21वीं सदी के इस तकनीकी युग में झारखंड में अपराध का तरीका भी बदल चुका है, या यूं कहें कि अपग्रेड हो चुका है। अब यहाँ प्रिंस खान, राहुल सिंह, राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा जैसे गैंगस्टर ने एक छोटा सा अंडरवर्ल्ड तैयार कर लिया है, जो विदेश से संचालित होता है। पुलिस के अनुसार ये सिंडिकेट बेहद ही शातिर ढंग से काम करता है ताकि उनका कोई सुराग न मिल पाए। आइए इसको सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सबसे पहले किसी भी गैंग का मुखिया या उसका सबसे भरोसेमंद गुर्गा फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग जाता है। फिर वहां बैठकर इंटरनेशनल सिम कार्ड या इंटरनेशनल कॉलिंग यानी वीओआईपी के जरिए झारखंड के कारोबारियों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। अगर कारोबारी ने रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन देने से मना किया तो स्थानीय स्तर पर मौजूद उनके शूटर उसके ठिकाने पर अंधाधुंध फायरिंग या आगजनी जैसे वारदातों से दहशत फैला देते हैं। कई बार लोगों को शिकार बना मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। हालिया मामलों की बात करें तो बीते 7 मार्च को राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कुटियातू में बाइक सवार 2 अपराधियों ने द टीटोस नामक रेस्टोरेंट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें होटल में कार्यरत मनीष गोप को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सामने आया कि अपराधी होटल संचालक राजकुमार गोप को मारने के इरादे से होटल में आए थे और पिछले कई दिनों से उसकी रेकी भी कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि होटल मालिक राजकुमार गोप, उनके 2 साथी पुष्कर महतो और प्रिंस पिंटू कच्छप को भी संगठित आपराधिक गिरोह प्रिंस खान के द्वारा इंटरनेट कॉल के माध्यम से ऑडियो मैसेज भेजकर 1 करोड़ रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर लगातार धमकियां दी जा रही थी। इसी क्रम में जब रंगदारी का पैसा नहीं मिला तो अपने गिरोह के लड़कों के माध्यम से 7 मार्च को द टिटोस रेस्टोरेंट में फायरिंग करवाई गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस घटना में शामिल प्रिंस खान के गुर्गे और मुख्य शूटर सचिन यादव समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना की जो सबसे चौंकाने और ध्यान केंद्रित करने वाली चीज है, वो है घटना में इस्तेमाल किया गया टर्की मेड जिगाना पिस्टल, जिसकी बरामदगी अब तक पुलिस को नहीं हो पाई है। ये वही अत्याधुनिक हथियार है जिससे पिछले कुछ समय में देश के कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस जैसे अतीक अहमद हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में ये मान सामने आई है कि होटल टीटॉज में फायरिंग के वक्त ये प्रतिबंधित पिस्टल शूटरों को उपलब्ध कराई गई थी। जिगाना पिस्टल की बात करें तो ये अपनी सटीकता और जीरो जैमिंग रेट के लिए जानी जाती है, जो इसे अपराधियों की पहली पसंद बना रही है। तुर्की में निर्मित जिगाना पिस्टल भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वही इसकी उत्पादन की बात करें तो जिगाना का उत्पादन मलेशिया में तुर्की के साथ साझेदारी में किया जाता है। वहीं पाकिस्तान में स्थानीय कार्यशालाओं द्वारा अनधिकृत जिगाना मॉडल का उत्पादन और बिक्री भी की जाती है। इसके अलावा जिगाना और जिगाना के अन्य मॉडल को अजरबैजान गणराज्य के रक्षा राज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। अजरबैजान वही देश है जहां से अमन साव गैंग और मयंक सिंह को गिरफ्तार किया गया था। और मलेशिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये वो देश हैं जहां अमन शाह, प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर और उनको गिरोह के शूटर और गुर्गों का ठिकाना जो है वो अब ये देश बन चुके हैं।
वहीं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक बार में 15 से 17 राउंड गोलियां भरी जा सकती हैं। यह बेहद कम समय में लगातार फायरिंग करने में सक्षम है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4 से 7 लाख रुपए के बीच पड़ती है। ज्यादातर जेगाना पिस्टल को बॉर्डर पार से स्मगल करके लाया जाता है भारत में। पंजाब के हथियार तस्करों के पास से ये बहुआयात में जो है मिलती है। वहीं 2020 में आईएसआई ने भी इसे भारत के गैंग्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। कई मामलों में देश के बड़े गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के लोगों के पास से भी जिगाना पिस्टल जो है वो पहले बरामद कर दी जा चुकी है। वहीं इस हत्याकांड की बात करें तो पुलिस लगातार इस हथियार को बरामद करने के लिए लगातार प्रयास जो है वो कर रही है। एसआईटी लगातार गैंगस्टर प्रिंस खान, उसके शूटर सचिन और कुबेर के ठिकानों पर दबिश दे रही है, ताकि जो पुलिस का मानना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से न केवल इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी बल्कि प्रिंस खान गिरोह और उसके सिंडिकेट का भी भांडाफोड़ होगा, जो झारखंड में इन विदेशी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अब तक पकड़े गए आरोपियों के एक बालिया बयान के मुताबिक विक्की डोम ने द टिटोज में हुए हत्याकांड में शामिल शूटरों को जिगाना पिस्तौल मुहैया कराई थी। बहरहाल इसी तरह बीते 29 मार्च की देर शाम पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर बने रहे ओवरब्रिज के निर्माण कंपनी एमजी कंस्ट्रक्शन के स्टोर गेट पर भी गोलीबारी व बमबाजी की गई थी, जिसमें उस स्टोर के सुरक्षा गार्ड जो कि 34 वर्षीय प्रदीप राजवंशी हैं, उनके जांग में गोली लगी है, जिसकी जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के ठीक 6 दिन बाद शनिवार 4 अप्रैल को रामगढ़ स्थित ओसम दूध फैक्ट्री गेट पर भी गोलीबारी की गई। ये दोनों घटनाओं को भी प्रिंस खान के गिरोह ने अंजाम दिया था। इसी तरह पिछले महीने चाईबासा में हाईवा को जलाया गया, फिर रांची के और मांझी में विकास अस्पताल पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी के लिए फेसबुक में आजाद सरकार नामक पेज पर प्रेस रिलीज जारी कर राहुल सिंह ने जो है राहुल दुबे के गैंग ने इस मामले की पूरी जो है अ, हम कहें तो जिम्मेदारी ली थी, जो कि इस नए पैटर्न पर आधारित थी। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले इस तरह के मामलों का आंकड़ा हर महीने औसतन 2 से 3 तक सीमित था। अब वो जो है 8 से 10 तक चला गया है, जिनमें राज्य में जिनमें राज्य के बड़े कारोबारियों और उद्योगपतियों को निशाना बनाया जाता है। आइए अब झारखंड में शुरू हुए अपराध के इस नए अध्याय को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अमन साव से। वही अमन साव जिसे पुलिस ने 10 मार्च 2025 को एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन मरने से पहले उसने झारखंड के अपराध जगत को वो रास्ता दिखाया जो पुलिस के लिए अब परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। दरअसल अमन ने इस बात को समझा कि अगर वो राज्य के भीतर रह के कॉल करेगा तो पुलिस का टेक्निकल सेल उसे लोकेशन के जरिए दबोच लेगी, और इससे निपटने के लिए उसने साल 2020 में इंटरनेशनल अपराधी लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधा और उसे मिला सुनील मीना और मयंक सिंह। मयंक सिंह जो कि राजस्थान के अनूपगढ़ जिले का रहने वाला था, जिसे अमन ने ट्रेनिंग देकर अगस्त 2019 में मलेशिया शिफ्ट कर दिया था, जहां वो अपनी मकसद पर काम करने लगा। मकसद साफ था, कॉल विदेश से आएगा, सर्वर विदेशी होगा और पुलिस हाथ मलती रह जाएगी। मयंक सिंह वहां से एक्सटॉर्शन कॉल करता और झारखंड के लोकल गुर्गे फायरिंग करके दहशत फैलाते। ये था झारखंड का पहला रिमोट कंट्रोल गैंग। मयंक सिंह की बात करें तो उसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। झारखंड एटीएस की चार्जशीट बताती है कि राजस्थान का रहने वाला सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह 2019 में मलेशिया गया। वहां उसने एक वेयरहाउस वर्कर के तौर पर अपनी पहचान छिपाई। इंटरनेट की दुनिया में उसने अ, कई जीमेल आईडी जो फेक हैं उनके तरफ माध्यम से जो है डिजिटल पहचान बनाकर रंगदारी के नेटवर्क फैलाया, जिसके बाद वो मलेशिया से थाईलैंड के फुकेट गया और फिर अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचा। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि मयंक सिंह इस नेटवर्क का संचालन विदेश में रहते हुए कर रहा था और उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग नाम, मोबाइल नंबर और इंटरनेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया था। जांच में सामने आया कि उसके ईमेल आईडी और प्रोफाइल से जुड़े कई आईपी एड्रेस मलेशिया, थाईलैंड और अन्य विदेशी सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े पाए गए, जो लंबे समय तक सक्रिय रहे। इन सब के बीच झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 2 साल तक लगातार उसका पीछा किया। इस बार वाकई में कानून के हाथ लंबे निकले और आखिरकार इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे बाकू से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। मयंक की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन क्या इससे आतंक खत्म हुआ? जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नए पैंतरे का इस्तेमाल अब बाकी अपराधी भी करने लगे हैं। मयंक के बाद अब सबसे बड़ा नाम है प्रिंस खान, धनबाद का वो गैंगस्टर जो खुद को मेजर कहता है। भारतीय जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस खान फिलहाल दुबई से अपना साम्राज्य चला रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। खबर है कि प्रिंस खान अब पाकिस्तान भाग गया है।
हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि प्रिंस खान के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और उसका पासपोर्ट भी जो है भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। बहरहाल अब प्रिंस खान के अलावा राहुल सिंह, राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा जैसे आधा दर्जन से अपराधी विदेश में बैठकर इंटरनेशनल कॉल्स के जरिए झारखंड के कारोबारियों की नींद उड़ा रहे हैं। ये अपराधी अब सिर्फ अपने गुर्गे नहीं रहे, ये दाऊद इब्राहिम के स्टाइल में लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी पुलिस इन्हें पकड़ क्यों नहीं पाती। दरअसल अपराधी अब टेक्नोलॉजी से बहुत मजबूत हो गए हैं। पहले ये लोकल सिम कार्ड यूज करते थे जो तुरंत ट्रेस हो जाते थे। जांच एजेंसी के अनुसार अब ये दो तरीके अपनाते हैं। पहला, विदेशी सिम का उपयोग, जिसे जिसके तहत गैंगस्टर के गुर्गे विदेश में एक्टिवेटेड सिम भारत लाते हैं और उसे इंटरनेशनल रोमिंग पर चलाते हैं। दूसरा है इंटरनेट कॉलिंग। इसमें इंटरनेट सर्वर के जरिए ऐसे नंबरों से कॉल किया जाता है जिनका ओरिजिन पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इनका सर्वर विदेशों में होता है। जब तक पुलिस विदेशी सर्वर प्रोवाइडर से डेटा मांगती है, तब तक अपराधी अपनी लोकेशन बदल चुका होता है और विदेशी कंपनियां गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने में महीनों लगा देती है। हाल ये है कि आज झारखंड का शायद कोई ही बड़ा शहर, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, हजारीबाग या अन्य शहर, इन अंतर्राष्ट्रीय धमकियों से बच पाए हैं। ये अपराधी पुलिस के सर्विलांस टीम को भी पूरी तरह फेल करने की कोशिश में जुटे हैं और कुछ हद तक इसमें सफल भी साबित रहे हैं। लेकिन झारखंड पुलिस भी हार मानने को तैयार नहीं है। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि वे अब इन अपराधियों को जड़ पर वार कर रहे हैं। इनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। मयंक सिंह का सफल गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सरकार अब वैश्विक स्तर पर इन अपराधियों को घेर रही है। पुलिस अब उन लोकल गुर्गों को भी पकड़ रही है जो विदेश से मिलने वाले निर्देशों पर जमीन पर खूनी वारदातों को अंजाम देते हैं। हालिया मामलों की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 150 से ज्यादा जो गुर्गे हैं प्रिंस खान और अमन साव गैंग के, उनकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। एनकाउंटर में कई लोग जो है मारे जा चुके हैं। और एक नया खुलासा की अगर हम बात करें तो हाल में झारखंड पुलिस ने एक खुलासा किया है कि लगभग 50 से 70 के बीच जो पत्रकार हैं, उनका नाम और उनका लिंक जो है प्रिंस खान गिरोह से सीधा बताया जा रहा है। बहरहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और नामों की घोषणा भी नहीं हुई है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जिनका संबंध फाइनेंशियल तौर पर प्रिंस खान से डायरेक्ट बताया जा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि झारखंड के विकास के लिए यह अंडरवर्ल्ड मॉडल अब अपराध का एक बड़ा कैंसर बन चुका है। कोयलांचल से लेकर राजधानी रांची तक व्यापारियों के मन में दहशत तो है, लेकिन पुलिस की हालिया कार्रवाइयों ने एक नई उम्मीद भी जगाई है। मयंक सिंह की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली जंग तब चीज आएगी जब प्रिंस खान जैसे बड़े नाम सलाखों के पीछे होंगे और उनका पूरा जो गिरोह है वो सलाखों पीछे होगा। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए सरकार और पुलिस को अब न सिर्फ जमीनी स्तर पर अपराधियों को रोकना होगा, बल्कि साइबर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तब कहीं जाकर इन अपराधों और अपराधियों का अंत संभव है। बहरहाल इन सबके बीच कुछ सवाल तो हैं। सवाल ये कि क्या झारखंड पूरी तरह से इन गैंगस्टर के चंगुल से मुक्त हो पाएगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां हथियार और ड्रग्स के इंपोर्ट और देश में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह खत्म करने में सफल हो पाएगी? क्या सरकार, पुलिस और जांच एजेंसियां इस अंडरवर्ल्ड मॉडल के तर्ज पर चल रही इन सिंडिकेट्स पर नकेल कस पाएगी? क्या प्रिंस खान जैसे अपराधी भारत लाए जाएंगे? अब इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी इस वीडियो या इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अपराधों का इंटरनेशनल सिंडिकेट जल्द खत्म होगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही विस्तृत रिपोर्ट के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मैं हूं विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ।